हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद जो 10th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो लेके आप लोगों के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। यहाँ देख रहा होगा कर्सर आप लोगों को स्क्रीन में। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास होता है। इसमें व्यक्ति अपने धर्म, जाति या क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में सोचने का काम करता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि हम किसी बिना लालच के राष्ट्र के प्रति सोचते हैं। प्रेम जो होता है, स्वभाव होता है, देश के प्रति गर्व होता है, वही राष्ट्रवाद होता है। वही राष्ट्रवाद होता है। वही बात लिखा है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास होता है। इसमें व्यक्ति अपने धर्म, जाति, क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में सोचने का काम करता है। व्यक्ति को चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, जब राष्ट्र की बात बात आती है, राष्ट्र के बारे में सोचने की बात आती है, जब सब आदमी एक जगह एक दृष्टिकोण से राष्ट्र के बारे में सोचने लगता है, वही राष्ट्रवाद होता है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था यूरोप से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का अवधारणा का पुनर्जागरण काल से माना जाता है। मतलब राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ था, पुनर्जागरण का एक चैप्टर ही है, आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा से आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल दूंगा पुनर्जागरण काल पे। तो आगे लेकिन देखिए इसका प्रभाव जो पड़ा था राष्ट्रवाद का 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पड़ा था। फ्रांस में एक लुई सुलहमा जो काफी निरंकुश शासक था, जो बिना जनता को देखे हुए शासन करता था, जनता पर अत्याचार करता था, अपना मनमर्जी करता था। इसके चलते फ्रांस की जनता में विद्रोह की भावना आने लगा कि ये जो राजा है हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है ना। अपने मनमर्जी का खिलाफ डिसीजन लेता है, अपने मनमर्जी से जो होता है सो करता है। तो 1789 में फ्रांस की जनता में एक आक्रोश आया और एक विद्रोह उत्पन्न हुआ, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। वही बात लिखा है। राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म पूर्ण जागरण काल से माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव मतलब राष्ट्रवाद का जो प्रभाव पड़ा था 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से पड़ा था। आगे आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, ऐसा क्या कारण हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद पनपने लगी, राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। तो उस समय पूरा विश्व या पूरा यूरोप था छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। देखिए यहाँ लिखा है उस समय पूरा यूरोप छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, और सभी क्षेत्र में अलग अलग राजा कार्य करते थे, जिनमें से ज्यादातर तानाशाह थे। तानाशाह का मतलब हुआ वही बात अभी निरंकुश जो हम बता रहे थे कि अपने मन मर्जी से जनता पे शोषण करना, जनता का शोषण करना, जनता कैसी हालत में है अपने मन मर्जी से काम करना। तानाशाह का मतलब यही होता है, जो एक निरंकुश शासन व्यवस्था कायम किए हुए थे। मतलब जिस पर, निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश नहीं लगा सके, मतलब अपने मर्जी, मेरा शब्द ही शासन है, ऐसा शासन था यूरोप में। जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था ना, उसमें ऐसा ही ज्यादातर लोग शासन करते थे। यहाँ पे एक नोट्स आप लोगों को दिख रहा होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद जब प्रारंभ हुआ था, फ्रांस फ्रांस से प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों का, फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। मतलब ऐसा कौन सी कारण था जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगे। तो सबसे पहला कारण था किसानों एवं मजदूरों की दशा। फ्रांस के जितने भी लोग थे वो किसानों एवं मजदूर, ज्यादातर लोग तो गरीब ही थे। वहां पे तीन तरीका के, हाँ, रहते थे। तीन तरीका के लोग, एक पादरी टाइप के लोग रहते थे, एक कुलीन, और एक किसान मजदूर जो हो गया। तीन टाइप के लोग रहते थे। तीनों में अलग अलग विभिन्न, तीनों में अलग अलग तरीका की विभिन्नताएं थी। अलग अलग मतलब जो कुलीन वर्ग थे अमीर टाइप के होते थे, और पादरी भी अमीर टाइप के होते थे।
लेकिन इसमें जो किसान और मजदूरों की दशा जो थी काफी दयनीय स्थिति थी, जिसके चलते फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लुई सोलह एक निरंकुश शासन मतलब शासन कर रहा था, जिस पर कोई अंकुश नहीं था, अंकुश नहीं था। तो चलते हैं आगे हम लोग। लुईस लामा का निरंकुश शासन, इसका मतलब हुआ निरंकुश शासन का मतलब इस पर कोई अंकुश नहीं, अपना मन मर्जी से जो मन होता था टैक्स उक्स लेता था, तो जनता पे खर्च नहीं करता था, खूब ऐशो आराम करता था अपने खुद ही। इसके चलते फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राजा का अयोग्य होना, लुईस सोलहवां एक ऐसा राज्य था कि समझिए कि मूर्ख था। उसकी पत्नी से राय लेते थे, पत्नी उसका ऐसे एंटी मुकाया ऐसे करके नाम था, जो काफी जैसी जैसा मन तैसा इसको सलाह देता था और खूब ऐशो आराम करता था ऐसा, जिसके कारण फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद क्रांति के समय फ्रांस में किए गए कार्य, क्रांति के समय जिस टाइम में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उस टाइम क्रांति के बाद जो फ्रांस में जो काम हुआ, सबसे पहला था सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया। सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास का मतलब हुआ जो फ्रांस में जितने भी लोग रहते थे वो एकता बनाए रखे, मतलब अलग अलग से टूट फूट कर नहीं रखे, मतलब यूनिटी को बनाए रखे। पहला जो काम यही था, पहला जो कार्य था वहां पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद। उसके बाद था पृथ्वी तथा फ्रांस के नागरिक जैसे नारे दिए गए, और वहां पर ये भी नारे दिया गया सभी फ्रांस के लोगों के बीच, जो हमारे पिता की भूमि है, फ्रांस के नागरिक हम जैसे नारे दिए गए। तीसरा जो काम था, फ्रांस को समान अधिकार दिए गए, सॉरी, सभी को समान अधिकार दिए गए, मतलब कोई गरीब है, कोई अमीर रहता था, कोई पादरी वर्ग का था, कोई कुलीन वर्ग था, तो सभी को समान अधिकार दिए गए, मतलब कोई किसी में विभिन्नता नहीं रहेगा, जिसके लिए मतलब अगर अमीर के लिए जितना टैक्स लग रहा था गरीब के लिए भी उतना ही टैक्स, मतलब सबको टैक्स के लिए बराबर कर दिया, सभी को समान अधिकार दे दिए गए। क्रांति के बाद किए गए कार्य, क्रांति के बाद किए गए कार्य, ये टॉपिक थोड़ा रॉन्ग है, आगे चलते हैं। नया संविधान बनाया गया और सभी को समान अधिकार दिए गए। समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। समानती व्यवस्था जो है ये एक प्रकार का था, जो जिनके पास ज्यादा जमीन रहता था वो मजदूर सबको बुला करके काम करवाता था, और उसको मनमर्जी से मजदूरी दिया जाता था, अपने मन से कुछ दे दिया, जैसे 10 कुंटल उपजाया तो 5 किलो 10 किलो 20 किलो दे दिया, बाकी बात सब अपने रख लेता था। इस सामंती व्यवस्था को फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाप्त किया गया। आगे देखिए, आगे है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। जो फ्रांस के अंतर्गत जो आयात निर्यात हो रहा था, कोई वस्तु को लाया जाता था, कोई वस्तु को बाहर ले जाया जाता था, उस टाइम जो कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया, और एक समान कर लगाया गया, सभी पर समान कर लगाया गया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा माना गया और आगे एक राष्ट्रीय गान बनाया गया। उसके बाद 1793 में लुई सोलहवां को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, और अंत में राजा को क्या किया गया, जो वहां पर निरंकुश शासन कर रहा था उसको फांसी दे दिया गया। 1793 में लुई सोलहवां को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। आगे, और फ्रांस की सेना ने यह घोषणा कर दिया कि हम पूरे यूरोप को राजतंत्र से मुक्त कर देंगे। और इस जीत से, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसमें जन फ्रांस के जो नागरिकों का जीत हुआ था, उससे जो सभी में जो आत्मविश्वास आया था, उसके चलते ये सब सोचा, अंदर से एक भावना आ रहा था इनमें कि हम जो फ्रांस में जितने भी क्षेत्र है जहाँ पर राजतंत्र है, उस सबको हम लोग आजाद करा देंगे राजतंत्र से, क्योंकि ये उसमें नियति था, मतलब उसे मान रहे थे कि भगवान हम लोगों को इस शक्ति दिया है कि सभी जो जहाँ पर राजतंत्र है उसको समाप्त करने के लिए उसके अंतर्गत क्या है, ये नियति है, क्योंकि ये एक नियति है, यही बात था। और सोचकर उसने आसपास के राष्ट्रों में प्रवेश कर लिया, और यही बात सोचकर जो फ्रांस के सेना थे वो जो उसके बगल में पड़ोसी राष्ट्र था, उस समय घुसना प्रारंभ कर दिया, कर लिया। आगे देखिए, वहां के विद्यार्थियों, बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग ने फ्रांसीसी सेनाओं की मदद की। जो फ्रांस के पड़ोसी राष्ट्र था, पड़ोसी देश था, जो फ्रांस के सेनाओं को मतलब साथ दे रहा था, कि जो जैसे अब फ्रांस में राजतंत्र को हटाया, वैसे हमारे राष्ट्र में भी आकर राजतंत्र को हटाकर लोकमत का अधिकार दे सबको। तो वहाँ के जो विद्यार्थी था, बुद्धिजीवी था और जो पढ़े लिखे लोग था, वो फ्रांसीसी सेना को मदद मदद करने लगा। उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होने लगता है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होने लगता है।
देखिए यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट है। इसका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में कोर्सिल के द्वीप में विश्व के एक महान सम्राट नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन का जन्म जो 15 अगस्त 1769 में कोर्सिल द्वीप में हुआ था। नेपोलियन के माता पिता इटालियन मुल्क के थे। जो नेपोलियन के जो माता पिता थे इटालियन मुल्क के थे। और उसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। कुलीन श्रेणी का परिवार होते हुए, श्रेणी का परिवार का मतलब वहाँ उस टाइम में कुलीन जो श्रेणी में आता था वो अमीर घराने में आता था। उसके पास जमीन जायदाद का अभाव था, मतलब कुलीन वर्ग में रहते हुए कि नेपोलियन के पास जो था ना, जमीन जायदाद का अभाव था। नेपोलियन के पिता पैसे से थे, वो वकील थे। परिवार में 8 संतानें थी और आय के साधन सीमित थे, मतलब वकील जो थे वकील से ही पैसा घर में आ रहा था। मतलब ज्यादा पैसा नहीं आ रहा था इनके परिवार के अंतर्गत जो जीवन ग्रहण सहन कर ले। इसके चलते क्या किया कार्लो बोनापार्ट ने, अपने 2 बड़े लड़कों को फ्रांस में शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। और बड़े लड़कों जोसेफ को, जो पुरोहित होता है ना, उस शिक्षा देने के लिए उसको मतलब भेज दिया फ्रांस में। उसके बाद नेपोलियन को ब्रियन के सैनिक स्कूल में भर्ती करा दिया गया। जो नेपोलियन को ब्रियन मतलब सैनिक स्कूल था, और ये बचपन से ही काफी क्रूर माइंड का था, काफी लड़ाकू था और काफी हौसला असंभव को असंभव करने वाला था ये बचपन से ही। इसलिए इसको सही मार्ग मिल गया, मतलब सैनिक स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उसके बाद जो फ्रांस में नेपोलियन ने कौन कौन सा काम किया, सबसे पहले 1799 में डायरेक्टरी शासन समाप्त कर सत्ता पर काबिज किया। जो फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया और 1804 में ही नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। मतलब नेपोलियन ये खुद से अपना कानून बनाया और ये लागू कर दिया पूरे फ्रांस में। उसके बाद यहाँ पे दिया है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। सबसे पहला विशेषाधिकार समाप्त, आर्थिक असमानताओं को दूर किया। विशेषाधिकार मतलब कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कर्सर में, देखिए यहाँ पे विशेषाधिकार समाप्त कर आर्थिक असमानताओं को दूर किया। मतलब क्या किया, जो अमीर के पास अधिक पैसा था तो गरीब में भी उससे लेकर बांट दिया, मतलब असमानता को दूर कर दिया, सबको समान स्थिति कर दिया। कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया, जो गरीब है गरीब के लिए भी एक ही कानून और अमीर के लिए भी एक ही कानून। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार कर दिया। यातायात और संचार व्यवस्था में रोड बना दिया, आने जाने के लिए अच्छा अच्छा रोड मार्ग बना दिया, संचार की सुविधाओं की उपलब्ध करा दी। नंबर 4 में समन शुल्क सॉरी समन समन शुल्क, समान माप तौल प्रणाली और एक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। मतलब इसका मतलब हुआ कि मुद्रा का प्रचलन, कोई चांदी से सामान खरीदता था तो कोई तांबा से, कोई सोना से, ऐसा सामान मतलब वहां पे खरीदता था। तो इसको क्या किया, अगर सोना से खरीदना है तो सबको सोना से ही खरीदना पड़ेगा, चांदी से जो खरीद रहा है तो सबको एक ही तरीका का मुद्रा लागू कर दिया। समानती व्यवस्था पहले बता दी, जो जिसके पास ज्यादा जमीन होता था वो मजदूरों को पकड़ के लाता था और अपने मन मर्जी से काम कराता था और उसको अपने अनुसार मजदूरी देती थी। उसके बाद छठा, धर्म सुधार तथा चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया। धर्म सुधार तथा चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया नेपोलियन ने। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।